प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज टॉपिक है एमपी जीके में क्लास नंबर 2 एमपी स्पेशल में पढ़ा रहा हूं और टॉपिक है हमारा मालवा का पठार। तो देखिएगा बच्चों, पेन कॉपी लेके बैठिएगा और नोट करते चलिएगा, साथ साथ मालवा के पठार के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के या एमपी के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। इस बात को आप अंडरलाइन कर लेंगे, इस पॉइंट को, पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। अगला मतलब देखिए सेकंड, मालवा के पठार की उत्पत्ति, मालवा के पठार का निर्माण लिखेंगे आप इस जगह। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी, मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण से हुआ है। ये सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेंगे, कई बार एग्जाम में आता है, कारण से हुआ है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे मालवा के पठार में। मालवा के पठार पर काली मिट्टी को बच्चों बोलते हैं रेगूर मृदा। इसका दूसरा नाम है जो एग्जाम में आता है, आप याद रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। काली मिट्टी या रेगूर मृदा का विस्तार पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मालवा के पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी या रेगूर मृदा पाई जाती है। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अगले मुद्दे की बात करते हैं। मालवा के पठार का विस्तार एमपी के, अगर विस्तार की बात करते हैं, मैंने लिखा है निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से पश्चिमी भाग में फैला हुआ है एमपी के। तो पश्चिमी भाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो कुछ जिलों को मैं आपको बता देता हूँ। मालवा के पठार का विस्तार एमपी के रायसेन, इंदौर, उज्जैन, रीवा इत्यादि जिलों में फैला हुआ है। इत्यादि जिलों में विस्तार है। आप इस बात को विशेष याद रखेंगे। प्यारे बच्चों अगले मुद्दे की बात करते हैं। मालवा के पठार में, मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। अगर फसलों में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो उत्पादन हो रहा है वो कौन सी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इधर, तो मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। चूँकि आपको पता होगा कपास का जो उत्पादन होता है वो कौन सी मिट्टी में होता है सबसे ज़्यादा, काली मिट्टी में होता है, या काली मिट्टी को ही बोलते हैं रेगूर मृदा में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। तो इस बात को याद रखेंगे यदि पठार से ये प्रश्न आएगा तो। अगले मुद्दे की बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट यहाँ नोट करेंगे मालवा के पठार में। मालवा के पठार की प्रमुख नदियाँ, मालवा के पठार की प्रमुख नदियाँ कहने का मतलब इस मालवा के पठार से मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ बहती हैं। तो देखो नदियों के बारे में आपको बता देता हूँ, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ मालवा के पठार की कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां हैं। आप इसे वीडियो को रिपीट करके बार बार देखेंगे। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए नदियों के बारे में बात करते हैं। मालवा के पठार की प्रमुख नदियाँ, तो एक नदी है वेतवा नदी जो इम्पोर्टेंट नदी है। दूसरी नदी की बात करते हैं मालवा के पठार के अंतर्गत की क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी मालवा के पठार के अंतर्गत बहती है। एक वेतवा नदी हो गई जो मालवा के पठार के अंतर्गत बहती है। और मैं आपको बता देता हूँ इसके अलावा मालवा के पठार पर एक चम्बल नदी, इन दोनों नदियों को आप याद रखेंगे। बेतवा एक प्रमुख नदी है और एक क्षिप्रा प्रमुख नदी है जो मालवा के पठार के अंतर्गत बहती हैं। और देखिए अगला पॉइंट आप नोट कर लेंगे। वेतवा नदी की जो उत्पत्ति होती है, वेतवा नदी की उत्पत्ति एमपी के रायसेन जिले से, एमपी के रायसेन जिले से
निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? एमपी के रायसेन जिले से बेतवा नदी की उत्पत्ति होती है। इस बात को आप नोट करेंगे अच्छे से। और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बेतवा जो नदी है वो एमपी से निकलकर बेतवा नदी पर झांसी है यूपी का हिस्सा, लेकिन ये 2 राज्यों की सीमा बनाती है, एमपी से निकल करके उत्तर प्रदेश में बहती है। तो बेतवा नदी पर झांसी उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा में आता है, आप वैसे भी याद रखेंगे एमपी के लिए। राजघाट बांध स्थित है, या इसी को बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से ये इस नदी पर स्थित है, ये बांध जाना जाता है। आप इस बात को याद रखेंगे। अगला मुद्दा मैं आपको बता दूं, मालवा का पठार, मालवा के पठार का निर्माण एग्जाम वाला यदि आपसे पूछता है ज़्यादा डिटेल में या डीप में, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। मालवा के पठार का निर्माण क्रेटेशियस, ये युग था क्रेटेशियस, काफ़ी लाखों वर्ष पहले क्रेटेशियस युग में हुआ था। मालवा के पठार का निर्माण क्रेटेशियस युग में हुआ था। इस बात को आप याद रखेंगे। और अगला मुद्दा बता दूं, जो एग्जाम में कई बार ऑप्शंस बदल के आता है, देखिए। ज्वालामुखी से निकलता है लावा, ठीक है, और लावा के बाद चट्टानों का निर्माण होता है। एक चट्टान होते हैं जिनसे बोलते हैं बेसाल्ट की चट्टान है। ज्वालामुखी फटा, उसमें से लावा निकला, और लावा में से ठंडे होकर के एक लंबे समय के बाद बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, और बेसाल्ट चट्टानों में से एक मिट्टी बनती है, उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण इस तरीके से होता है, ये प्रोसेस है। तो आपको पता है मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है वो किसके कारण से हुआ है? ज्वालामुखी के कारण से। तो आप याद रखेंगे, कभी लावा का ऑप्शन भी जुड़ेगा, कभी बेसाल्ट का जुड़ेगा, और लास्ट में पूछ लेगा कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी, और काली मिट्टी को एक नाम और मैंने आपको बता चुका हूँ, रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और देखिए अगला मुद्दा काली मिट्टी में ही, काली मिट्टी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पठार में है चूँकि, तो एक पॉइंट और है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा नमी सोखने की क्षमता होती है। सबसे ज़्यादा नमी सोखने की क्षमता होती है। कहने का मतलब सरल शब्दों में, यदि काली मिट्टी में एक बार हम लोग सिंचाई कर देंगे तो एक लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। तो नमी को अपने पास एब्जॉर्ब करने की, सोखने की क्षमता होती है प्यारे बच्चों। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक, और मध्य प्रदेश सेकंड क्लास थी ये आपके लिए, और फर्स्ट क्लास आपके लिए डाल चुके हैं। ऐसे ही एमपी जीके की क्लास आपके लिए आती रहेंगी, और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल है हमारा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर यदि आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रोक दे।